Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 23rd of May 2020। तो 23 मई 2020 का न्यूज़ एनालिसिस देखेंगे। बिफोर वी स्टार्ट, दोज हु वांट टू जॉइन द टेम्स पोर्टल और गेट आवर करंट अफेयर्स पीडीएफ, और दोज हु वांट टू जॉइन अस ऑन आवर वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, दे कैन जॉइन अस बाय द लिंक्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन बिलो। एंड प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ डू लाइक दैट, ओके, फ्रॉम योर साइड। सो येस्टरडे ग्रेट रिस्पॉन्स केम, एंड कुछ कई लोग को ये लग रहा था कि लाइक करना है तो कैसे भी लाइक करना है, ऐसा नहीं, अगर पसंद आए तो ही लाइक करना है, ऐसे ही मत करना। लेकिन आई होप कि आपको अच्छा लगता है, तभी आप लोग देखते हैं, इतना ज़्यादा प्यार देते हैं। सो प्लीज़ कीप स्प्रेडिंग दैट लव, एंड वी विल रियली अप्रिशिएट इफ़ यू डू दैट फ्रॉम योर साइड। प्लीज डू लाइक एंड डू शेयर। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस फर्स्ट। आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जिनके आंसर्स आपको करना है। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द टर्म सिंडेमिक। तो ये मैंने ही पढ़ाया था आपको, अगर याद हो आपको, हिंदू में आर्टिकल आया था। तो आपको पता ना सिंडेमिक का मतलब क्या होता है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है, इट्स अ सिचुएशन व्हेन टू और मोर एपिडेमिक्स इंटरैक्ट टू प्रोड्यूस एन इंक्रीज्ड बर्डन ऑफ डिसीजेज इन अ पॉपुलेशन। Second statement is saying it is declared when a new disease for which people do not have immunity spreads around the world beyond expectations. C is saying that it's a situation in which disease affects 90% of the region's population and people in the region live with the disease. D is it is declared when the presence of usual prevalence of its infection agent is constant within the population. तो आपको बताना इनमें से क्या करेक्ट है। बहुत इजी क्वेश्चन है। लेट मी टेल यू द आंसर। आंसर विल बी ए। मैंने बताया था सिंडेमिक तब होता है जब दो डिसीजेज एक साथ काम करने लगती है, और इससे क्या होता है, इंक्रीज नंबर ऑफ डेथ्स आने लगती है। जैसे कि मान लो मलेरिया हो जाए अलॉन्ग विद योर कोरोना वायरस, ये दोनों फैल जाए अचानक से एक साथ। तो ये जब दो एपिडेमिक एक साथ काम करना शुरू कर देते हैं तो उसको सिंडेमिक बोलते हैं, ठीक है ना। वैसे डिसीजेज का क्लासिफिकेशन अगर आप देखें तो मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। एक होता है एंडेमिक। एंडेमिक मतलब कि जब वो इसका स्प्रेड कांस्टेंट हो जाए, कांस्टेंट हो जाता है जब स्प्रेड, और लोग उस डिसीज़ के साथ रहना सीख लेते हैं, तो वो एंडेमिक रहती है। यहाँ पे R0=1 रहता है। एपिडेमिक क्या होता है? एपिडेमिक मतलब कि जब वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलना शुरू कर दे, जब R0 > 1 हो जाए। R0 क्या है कि एक आदमी कितने व्यक्ति को इन्फेक्ट कर रहा है, एक इन्फेक्टेड आदमी कितने लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है। तो R0 अगर 1 से ज़्यादा हो जाएगा तो एपिडेमिक हो जाएगा। फिर पैंडेमिक वो डिसीज़ कब बन जाएगी? जब वो बहुत सारे कंट्रीज़ में फैल जाएगी। एक एपिडेमिक जब वो बहुत सारी कंट्रीज में फैल जाता है तो पैंडेमिक बन जाता है। और लास्ट है सिंडेमिक, यानी कि जब वो दो डिसीजेज एक साथ काम करना शुरू कर दें और बहुत ज़्यादा एक तरीके से इंक्रीज नंबर ऑफ डेथ्स को बढ़ा दें, ठीक है। तो दैट इज द एपिडेमिक, पैंडेमिक एंड सिंडेमिक, ये चारों चीज़ें। दूसरा क्वेश्चन है, ऑपरेशन ग्रीन्स इज रन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज। ऑपरेशन ग्रीन्स इनमें से कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा रन होता है? ऑप्शंस आर ए मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, बी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सी मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, या डी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। थिंक ऑफ द आंसर, पॉज द वीडियो, आंसर जरूर करिएगा अटेम्प्ट अपनी तरफ से। नाउ लेट मी टेल यू द आंसर। आंसर विल बी सी मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्रीज, ठीक है ना। तो बेसिकली इसे 500 करोड़ रुपए दिए गए थे फॉर ऑपरेशन ग्रीन्स। बेसिकली टोमेटो, अनियंस एंड पोटैटो, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इनके लिए दिया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज की ये स्कीम है, ठीक है। तो याद रखिएगा, दिस इज द थिंग विच इज देयर। दिस विल लीड टू बेटर प्राइस रियलाइजेशन फॉर द फार्मर्स, रिड्यूस्ड वेस्टेजेस एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट फॉर द कंज्यूमर्स, ओके। तीसरा क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स दिए। पहला स्टेटमेंट कह रहा है, इट विल बी लॉन्च for integrated sustainable inclusive development of marine and inland fisheries। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, इट विल बी लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत, एक एक करके देखते हैं। पहला है, इट विल बी लॉन्च्ड फॉर इंटीग्रेटेड सस्टेनेबल इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ मरीन एंड इनलैंड फिशरीज, तो बिल्कुल सही है, फिशरीज के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, ये गलत है क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज है अपनी। तो मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज जब है तो ये फार्मर क्यों करेगा? तो इसका आंसर होगा ए, 1 ओनली। सो दीज वर द 3 क्वेश्चंस फॉर यू टुडे। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दीज 3 क्वेश्चंस। नाउ लेट्स सी द मैप ऑफ द डे। आज जो मैप है बेसिकली उसमें मैं आपको नेपाल का जो काला पानी डिस्प्यूट है उसको थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। कई लोगों को क्लैरिटी नहीं, कल 2-3 मेल आए थे मुझे कि बहुत कुछ लिख के भी कुछ नहीं समझ में आता है ना। बहुत कुछ लिखा रहता है काला पानी डिस्प्यूट के बारे में, लेकिन अगर एक्चुअलिटी में आप अपने अंदर झांक के देखो तो काला पानी डिस्प्यूट की कुछ चीज़ें नहीं पता लोगों को। तो मैं आपको बिल्कुल क्रक्स बता देता हूँ ताकि आपको पूरा इशू समझ में आ जाए। देखो, काला पानी डिस्प्यूट में एक्चुअली काला पानी तो जगह है, काला पानी तो एक जगह है, वो अलग बात है, लेकिन जो मेन चीज़ है
काला पानी डिस्प्यूट की, वो है काली रिवर। ओके, दैट इज द काली रिवर। काली रिवर इस पूरे काला पानी डिस्प्यूट के हार्ट पे है। अब मैं सिंपल सी चीज आपको बताता हूं कि 1816 में 1816 में एक ट्रीटी हुई थी जिसको ट्रीटी ऑफ सुगौली बोलते हैं। 1816 में ये ट्रीटी हुई थी जिसको ट्रीटी ऑफ सुगौली बोलते हैं। ये उस समय का जो ब्रिटिश इंडिया था उसके अंतर्गत ये ट्रीटी की गई थी। अब देखो, इस ट्रीटी में डिसाइड ये हुआ कि जितनी भी टेरिटरीज ईस्ट ऑफ काली रिवर होंगी वो नेपाल की होंगी, और जो टेरिटरीज वेस्ट ऑफ काली रिवर होंगी वो इंडिया की होंगी। ठीक है ना। अब दिक्कत क्या है, ये मैप अगर आपको दिख रहा है तो यहां पे आपको एक चीज सिंपल सी बताता हूं। देखो, काला पानी ये एरिया है, अभी इंडिया के अंदर है ना, ये काला पानी एरिया ये है, और ये थोड़ा सा यहाँ पे मैं बताता हूँ कि क्या डिस्प्यूट है। यहाँ पे नीचे आपको मिलेगा लिम्पियाधुरा, इसमें नहीं दिख रहा मैप में, लेकिन इधर साइड ये लिम्पियाधुरा करके जगह है, यहाँ पर है सॉरी। होता क्या है कि काला पानी रिवर का जो ओरिजिन है वो सबसे बड़ा डिस्प्यूट क्रिएट करने वाली जगह है। तो यहां पे मैंने लिखा, देखो लिख के भी दिखा दिया, इसीलिए कि जो मेजर कंटेंशन है वो कंटेंशन ये है कि काली रिवर का ओरिजिन क्या है। अब दिक्कत क्या है कि इंडिया जो है वो काली रिवर का ओरिजिन काला पानी को बोलता है, काला पानी को ओरिजिन बोलता है इंडिया। अब जो नेपाल है वो बोलता है कि लिम्पियाधुरा जो है वो है काला पानी का ओरिजिन। इसके बारे में ब्रिटिशर्स ने बहुत सारी किताबें लिखी, लेकिन उन्होंने भी क्लैरिटी से कभी ये नहीं लिखा कि कहां से इसका ओरिजिन है। यही कारण है कि अगर हम लिम्पियाधुरा को इसका ओरिजिन मानते हैं तब तो काला पानी का रीजन जो है वो आपके नेपाल के अंदर आएगा। लेकिन अगर हम काला पानी को, जैसा कि इंडिया बोलता है कि काला पानी है इसका, तो अगर हम काला पानी को मानेंगे तो फिर काला पानी और लिम्पियाधुरा और जो ये लिपुलेख पास है, ये तीनों के तीनों इंडिया के अंदर आएंगे। तो मेजर डिस्प्यूट जो है बेसिकली वो इस काली रिवर के ओरिजिन का डिस्प्यूट है। याद रखिएगा, काली रिवर का अगर ओरिजिन क्लियर हो जाए तो आप बता सकते हैं कि कौन सही है कौन गलत है। ठीक है ना। तो काला पानी का जो डिस्प्यूट है पूरा वो इसी बेसिस पे है कि काला पानी को हम मानते हैं कि उसका ओरिजिन है काली रिवर को, बट वो काली रिवर का ओरिजिन जो है वो लिम्पियाधुरा को मानते हैं। सो दिस इज द मेजर थिंग। यहां पे लिखा भी है, काठमांडू क्लेम्स द सोर्स ऑफ काली रिवर इज लिम्पियाधुरा एंड नॉट काला पानी। ठीक है ना। तो ये चीज है कि अगर इफ लिम्पियाधुरा इज कंसीडर्ड द सोर्स ऑफ काली रिवर, तो फिर ये जो लिपुलेख पास काला पानी की जो टेरिटरी है वो नेपाल में जाएगी, और अगर हम काला पानी को ही इसका ओरिजिन मानेंगे तो फिर ये सब इंडिया में आएंगे। लेकिन ये जो है अभी रिसेंटली जो डिस्प्यूट है वो इस रोड के कारण हुआ, जो रोड कंस्ट्रक्शन हमने किया है। एंड अकॉर्डिंग टू अस, बिल्कुल अगर हम 1816 की ट्रीटी देखें या उसके बाद जो राणा किंग्स आए, जो दूसरे अलग अलग आपके राजा है नेपाल के, उन्होंने भी उस टेरिटरी को माना। आगे आज एडिटोरियल जो है वो इसी के ऊपर है, मैं डिस्कस करूंगा उसमें। तो हमने कुछ गलत नहीं किया अपनी तरफ से। आई विल से दैट आई विल सपोर्ट इंडियन स्टैंड इन दिस। एमईए को ही सपोर्ट करेंगे। जब तक क्लैरिटी नहीं है तब तक हम अपने तरफ से तो हम अपनी कंट्री को सही ही बोलेंगे, है ना। जैसा कि नेपाल वाले करेंगे, आप नेपाल की न्यूज़पेपर देखो तो उनको सही बोला जाता है ना। सो बेसिकली दैट इज द थिंग। लेकिन आप इस चीज को अगर याद रखें, दैट विल बी वेरी वेरी गुड कि आप काला पानी का डिस्प्यूट समझिए कि इसका जो हार्ट है डिस्प्यूट का वो काली रिवर के ओरिजिन में है। हम काली रिवर का ओरिजिन जो है वो काला पानी को मानते हैं, इसलिए जो लिपुलेख और काला पानी की टेरिटरी है वो हम वेस्ट ऑफ काली रिवर बोलते हैं, दैट कम्स अंडर इंडिया। लेकिन अगर हम नेपाल के क्लेम को देखें तो वो लिम्पियाधुरा को इसका मानते हैं। अगर लिम्पियाधुरा को अगर आप मानोगे तो फिर ये चीजें इनके अंदर चली आएंगी, नेपाल के अंदर। सुगौली की ट्रीटी 1816 की ट्रीटी याद रखिएगा, और एक ट्रीटी 1996 की भी, 1996 की एक महाकाली ट्रीटी भी है। देयर इज अ महाकाली ट्रीटी इज आल्सो देयर। उसके बाद से ही ये डिस्प्यूट शुरू हुआ था 1997 से। तो महाकाली ट्रीटी जो है बेसिकली 1996 की ट्रीटी है, वो भी याद रखेगा। ठीक है ना। और 2002 में हमने कमेटी भी बनाई थी बेसिकली ताकि इस डिस्प्यूट को सॉल्व किया जा सके। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो कि उठाए गए थे फॉर सॉल्विंग दिस बॉर्डर डिस्प्यूट विद नेपाल। ओके, तो ये याद रखिएगा। दिस वॉज इट अबाउट दिस डिस्प्यूट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। अब कुछ दूसरे न्यूज़पेपर्स के जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स थे जो कि डिस्कस करना है, तो उमंग मोबाइल ऐप के बारे में बताता हूं। उमंग मोबाइल ऐप बेसिकली एक, इसका फुल फॉर्म है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। अब ये गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्री है मीटी, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसके द्वारा ये लॉन्च किया गया ऐप है। और ये बेसिकली एक ऐसा ऐप है जो कि यूनिफाइड सिक्योर मल्टी चैनल आपको एक्सेस प्रोवाइड करता है, मल्टीलिंगुअल है, मल्टी सर्विस ऐप है। तो बहुत सारी सर्विसेज जो गवर्नमेंट की सर्विसेज चल रही है ना, उसका एक यूनिफाइड ऐप है, मतलब कि इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, उनकी बहुत सारी सर्विसेज इंक्लूडेड है। ठीक है ना।
उमंग ऐप हो गया। दूसरी जो न्यूज़ है वो है वेस्टर्न घाट्स को इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया डिक्लेयर करने का गवर्नमेंट अब सोच चुकी है। ओके, तो इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया वेस्टर्न घाट्स है वो 6 स्टेट्स में माना जाता है कि फैला हुआ है। 6 स्टेट्स कौन कौन से हैं आपके? केरला, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात एंड तमिलनाडु। तो ये 6 स्टेट्स हैं जो कि आपके इंपैक्ट होते हैं बिकॉज ऑफ दिस वेस्टर्न घाट्स इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया। जो इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया आएगा वो 6 स्टेट्स में आएगा, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। तो ये 6 स्टेट्स के नाम जरूर याद रखिएगा। यूपीएससी आपसे पूछ सकता है इन 6 स्टेट्स के नाम कि इनमें से कौन कौन सी जगहों पे बेसिकली वेस्टर्न घाट्स इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया आएगा। तो गोवा, कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र, गुजरात एंड तमिलनाडु, दीज आर द 6 स्टेट्स। ओके, याद रखिएगा। इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया के लिए जो कमेटी बनी थी वेस्टर्न घाट्स की वो थी कस्तूरी रंगन कमेटी। कस्तूरी रंगन कमेटी जो थी वो आपकी बनी थी रिगार्डिंग दिस योर वेस्टर्न घाट्स रीजन। ओके, अब एक तीसरा जो न्यूज़ है वो है नाकुला पास। अब एक नाथुला पास और ये सारे पास तो आपने देखे। नाकुला पास का लोकेशन अगर आपको कभी यूपीएससी पूछ लेता है कि नाकुला पास कहां पर है तो वो सिक्किम में लोकेटेड है, ये भी याद रखेगा। नाकुला पास इज इन सिक्किम। सो आई होप आपको काफी कुछ सीखने को मिल रहा होगा नया। आगे मूव करते हैं। अब आज की जो मेन न्यूज है फ्रंट पेज की है आरबीआई कट्स रेपो रेट अगेन डाउन टू 4%। तो आरबीआई ने अपना रेपो रेट कट किया है। अब रेपो रेट कट किया है और आरबीआई कह रहा है कि ये अकोमोडेटिव स्टैंस है। अकोमोडेटिव, तो दोनों चीजें मैं समझाता हूं कि अगर आरबीआई कहता है कि हम अकोमोडेटिव पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या होता है, और ये रेपो रेट को कम करने ज्यादा करने से क्या होता है। सिंपल सी बात मैंने आपको बताई थी। सिंपल सी चीज आपको याद रखना कि अगर आरबीआई रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट इनको अगर बढ़ाता है, इनको अगर बढ़ा रहा है, इसका मतलब क्या है कि आरबीआई चाहता है कि मार्केट से पैसा उसके हाथ में आ जाए। अगर मार्केट में पैसा कम रहेगा तो लोग चीजें कम खरीदेंगे और प्राइसेस डाउन होंगे। इसका मतलब है कि आरबीआई जब रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट ये सब इंक्रीज करता है तो उसका मेन एम रहता है कि मार्केट से पैसा खींचना है और महंगाई को घटाना है। मतलब इन्फ्लेशन से जब लड़ना होगा तो आरबीआई रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देगा। दूसरा कंसेप्ट है कि आरबीआई अगर रेपो रेट डिक्रीज कर रहा है और रिवर्स रेपो रेट को डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब है कि आरबीआई चाहता है कि मार्केट में पैसा ज्यादा से ज्यादा पहुंचे और लोग ज्यादा से ज्यादा खरीदी करें। यानी कि इकोनॉमी को जब बूस्ट अप करना होता है, जब स्लो डाउन रहता है इकोनॉमी में, उसको जब बूस्ट अप करना होगा तो आरबीआई ये काम करेगी और उस समय वो मार्केट में पैसा डालने के लिए रिवर्स रेपो रेट को डिक्रीज करेगी। ठीक है ना। अब डिक्रीज करने से क्या होता है, रेपो रेट अगर डिक्रीज कर रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है कि अगर जो दूसरे बैंक हैं उनको आरबीआई से पैसा सस्ता मिलेगा तो वो ज्यादा ज्यादा पैसा लेंगे। अगर बाकी बैंक्स के पास पैसा आएगा तो वो बाकी जगह लोन ज्यादा दे पाएंगे, है ना। तो ये रीजन होता है कि क्यों, अगर आप ये पूछे मुझसे कि क्यों रेपो रेट घटाने से मार्केट में पैसा ज्यादा आता है, तो रेपो रेट घटाने से मार्केट में पैसा ज्यादा इसलिए हो जाता है क्योंकि रेपो रेट का मतलब क्या है कि दूसरे बैंक्स किस इंटरेस्ट रेट में आरबीआई से पैसा ले रहे हैं। तो अगर ये रेट घट जाएगा तो दूसरे बैंक ज्यादा से ज्यादा पैसा लेंगे आरबीआई से। अब जब वो ज्यादा पैसा लेंगे तो वो कम इंटरेस्ट रेट पे बाहर भी इन्वेस्ट मतलब लोन दे पाएंगे, ज्यादा लोगों को लोन दे पाएंगे। जब वो लोन देंगे तो मार्केट में पैसा ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। ठीक है ना। तो ये रीजन होता है। तो ये मैंने कंसेप्ट 2 समझा दिए। 2 कंसेप्ट याद रखना। अगर आपने 2 कंसेप्ट याद कर लिए तो आपको पूरा याद रहेगा, कभी गलत नहीं करोगे आप इस तरह के क्वेश्चन को। सिंपल सा बात, अगर आरबीआई रेट बढ़ा दिया इसका मतलब है कि मार्केट से पैसा खींच रहा है, मार्केट से पैसा खींच रहा है तो इन्फ्लेशन घटेगा। इन्फ्लेशन से लड़ना होगा तो रिवर्स रेपो रेट इंक्रीज होगा। और अगर रिवर्स रेपो रेट डिक्रीज हो रहा है इसका मतलब क्या है कि मार्केट में पैसा जाएगा, मार्केट में पैसा जाएगा तो लोग ज्यादा खरीदी करेंगे, ज्यादा इकोनॉमी को बूस्ट अप मिलेगा। ठीक है ना। प्राइसेस थोड़ा बढ़ेंगे भी लेकिन वो इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए जरूरी होता है। ठीक है ना। दूसरी चीज जो बताता है अकोमोडेटिव इंस्टेंस। तो अकोमोडेटिव पॉलिसी इसी पॉलिसी को बोलते हैं। ठीक है ना। अगर कभी पेपर में लिखा था कि अकोमोडेटिव पॉलिसी चल रही है गवर्नमेंट की, आरबीआई की, इसका मतलब है कि वो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को डिक्रीज कर रहा है। ठीक है ना। तो यहां मैंने लिख भी दिया है कि accommodative stance means the central bank will cut the rates to inject money into the financial system whenever needed. Okay, accommodative stance का मतलब है कि RBI cutting the interest rate to inject money into the financial system. Financial system में money inject करने के लिए RBI basically rate cut करता है। तो that is the thing which is important. I hope you got clarity regarding that. इसके अलावा जो steps उठाए गए हैं, ओके तो यहाँ पे बैंक ग्रुप एक्सपोजर लिमिट अप टू 30%। इट रिफ्रेन्स फ्रॉम प्रोजेक्टिंग ग्रोथ इन्फ्लेशन प्रोजेक्ट। तो इन्फ्लेशन और ग्रोथ को कोई प्रोजेक्शन नहीं दिया है आरबीआई ने। 15,000 करोड़ लिक्विडिटी फैसिलिटी फॉर एक्सिम बैंक एक्सटेंडेड बाय अप टू 90 डेज। तो 15,000 करोड़ की लिक्विडिटी फैसिलिटी जो एक्सिम बैंक के लिए थी उसको 90 दिनों से एक्सटेंड कर दिया है। एक्सिम बैंक के बारे में बता देता हूँ। एक्सिम बैंक जो था आपका वो 1982 में बना था। एक्सिम बैंक यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, ये 1982 में बना था। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक
बैंक ऑफ इंडिया। अब ये बना क्यों था? बेसिकली फॉर द नीड ऑफ ए स्पेशलाइज्ड एक्सपोर्ट क्रेडिट एजेंसी। एक स्पेशलाइज्ड एक्सपोर्ट क्रेडिट एजेंसी की जरूरत थी इंडिया को, क्योंकि उस समय एक्सपोर्ट बढ़ रहे थे, और एक मॉनिटर की जरूरत थी, एक इस तरह की बैंक्स की फैसिलिटी की जरूरत थी, ताकि इंटरनेशनल ट्रेड या इंडिया का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है एक्सपोर्ट के क्षेत्र में वो प्रॉपर हो पाए। तो इसके लिए एक एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट पास हुआ था 1981 में, सितंबर 1981 में एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट पास किया गया था, और उसके बेसिस पे 1982 मार्च से ये एक्सिम बैंक आपका वर्किंग में आया। अगर एक्सिम बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात करें तो उसमें आरबीआई, गवर्नमेंट, आपका एसबीआई, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो बैंक्स हैं, इन सब के मेंबर्स रहते हैं, ठीक है ना। तो इन सब के मिक्स्ड मेंबर रहते हैं, आरबीआई के मेंबर, ऐसा नहीं रहता कि सिर्फ गवर्नमेंट के मेंबर रहते हैं या सिर्फ आरबीआई के मेंबर रहेंगे। तो ऐसा भी स्टेटमेंट आपको यूपीएससी दे सकता है कि सिर्फ इसमें आरबीआई के मेंबर रहते हैं, तो बिल्कुल गलत है। एग्जाम में आपको आरबीआई, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी, गवर्नमेंट और दूसरे जो बैंक्स हैं उनके मेंबर्स भी रहते हैं, एसबीआई के मेंबर्स भी रहते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। दिस वाज द न्यूज आइटम फ्रॉम द फ्रंट पेज। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस। काफी अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश की। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज डू लाइक इट। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स हैं जिनके बारे में हमको देखना है। तो एडिटोरियल सेक्शन में आते हैं। लोअर द टेम्परेचर, डिफ्यूज द इशू। अब ये जो इशू है ये इंडिया और नेपाल के बॉर्डर के ऊपर है। मैंने आपको बॉर्डर इसीलिए आज स्टार्टिंग में समझा दिया क्योंकि 2-4 आर्टिकल आने वाले थे, एक और आर्टिकल आएगा। तो नेपाल डिप्लॉयड इट्स आर्म्ड पोलिसिंग एट चारुंग क्लोज टू काला पानी इन इट्स सुदूर पश्चिम वाइल देयर इज नथिंग अपटोड इन डिप्लॉइंग द आर्म्ड पुलिस। अब हुआ क्या कि नेपाल ने डिप्लॉय किया है चारुंग रीजन में, जो काला पानी के आसपास का रीजन है चारुंग। इनफैक्ट मैप में आप देखोगे तो चारुंग मैंने दिखाया था, पीछे करके देख लेना। ओके, तो चारुंग वाले रीजन में उन्होंने क्या किया, बेसिकली जो क्लोज टू काला पानी है वहां पे उन्होंने डिप्लॉयमेंट किया है, पुलिस का डिप्लॉयमेंट किया है। अब होता क्या है देखो कि इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, आप अपनी टेरिटरी को सेव कर सकते हो, लेकिन इंडिया का जो ये जो टाइमिंग है, दैट टाइमिंग इज नॉट वेरी गुड, दैट टाइमिंग इज नॉट वेरी। अभी तक आप मैन नहीं कर रहे थे उसको, लेकिन आप उसको अब मैन करने लगे हो अचानक से। तो ये एक चीज जो है ये आपको दिखाता है कि आपको ट्रस्ट नहीं है हमारी कंट्री पे। दूसरी चीज कि ये टाइमिंग गड़बड़ है ना, टाइमिंग इस तरह से कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड मूव लग रहा है। फिर ये चाइना, जैसे चाइना ऊपर पैंगोंग वाले रीजन में ऑलरेडी डिस्प्यूट क्रिएट कर रहा है, तो उसी समय आप इस तरह की चीजें करोगे। अब वैसे हमारी आईटीबीपी भी लोकेटेड है, क्योंकि हम चाइना, हम अपनी गार्डिंग नेपाल से नहीं कर रहे हैं, हम अपनी गार्डिंग वहां पे चाइना से कर रहे हैं। ओके, तो आईटीबीपी वहां पे ऑलरेडी पोस्टेड है। तो ये एक पहला जो ऑथर ने उठाया है। द इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स इज लोकेटेड इन द काला पानी सिंस इट इज क्लोज टू इंडिया चाइना बॉर्डर। इंडिया फोर्सेज आर नॉट देयर बिकॉज ऑफ नेपाल। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अब यहां पे ऑथर ने कहा कि बिफोर द 1816 ट्रीटी सुगौली द नेपालीज किंगडम स्ट्रेच्ड फ्रॉम द सतलज रिवर इन द वेस्ट टू द तीस्ता रिवर इन द ईस्ट। तो 1816 के पहले नेपालीज किंगडम जरूर सतलज रिवर से लेकर के तीस्ता रिवर तक पूरा फ्लो करता था, ठीक है ना। लेकिन 1816 की सुगौली ट्रीटी के बाद 1816 सुगौली ट्रीटी, यहां पे देखो ये ईस्ट इंडिया कंपनी उस समय उसने बहुत सारी चीजें करवाई थी, ठीक है ना। तो उसने क्या बोला कि जो किंगडम ऑफ नेपाल रहेगा इट विल लीव इट्स इंटायर लोलैंड रीजन बिटवीन द रिवर काली एंड राप्ती रिवर। ओके, राजा ऑफ नेपाल, ये ट्रीटी कहती है कि राजा ऑफ नेपाल रिनाउंसेस फॉर हिमसेल्फ, हिज हेयर्स एंड सक्सेसर्स ऑल क्लेम्स टू और कनेक्टिंग विद द कंट्रीज लाइंग टू द वेस्ट ऑफ रिवर काली। तो रिवर काली के वेस्ट के में सारा क्लेम जो है राजा ऑफ नेपाल का वो खत्म हो जाएगा। एंड इंगेजेस नेवर टू हैव एनी कंसर्न विद द कंट्री और द इनहैबिटेंट्स देयर ऑफ। तो वेस्ट ऑफ काली रिवर में कोई उनका इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, खुद ट्रीटी ऑफ सुगौली बोलती है। मतलब कि ईस्ट ऑफ आपका है लेकिन वेस्ट ऑफ काली जो है वो दूसरी कंट्री का, मतलब इंडिया का है। नेपालीज कंटेस्ट दैट द ट्रिब्यूटरी दैट जॉइंस द महाकाली रिवर एट काला पानी इज नॉट द काली रिवर। तो वो काला पानी वाले रीजन को काली रिवर मानते ही नहीं, मैं बताया ना, वो ओलंपियाधुरा को मानते हैं, ठीक है, वो ओलंपियाधुरा को मानते हैं। एंड दे कंटेस्ट दैट कि जो काला पानी से निकलने वाली रिवर है वो काली रिवर नहीं है। दैट इज द मेन इशू। मैंने आपको इसीलिए आज वो मेन इशू समझाया क्योंकि ये चीज आपको कोई नहीं पकड़वा रहा था। ये चीज अगर आप पकड़ लोगे तो आप समझ जाओगे पूरा इशू। ब्रिटिश यूज्ड द लिपुलेख पास फॉर द ट्रेड विद तिब्बत एंड चाइना इवन बिफोर दैट। तो हमारे जो ब्रिटिशर्स हैं वो लिपुलेख पास का यूज ऑलरेडी कर रहे थे तिब्बत और चाइना से ट्रेड करने के लिए। और नेपालीज जो किंग थे दे एक्सेप्टेड द बाउंड्री एंड डिड नॉट रेज एनी ऑब्जेक्शन। तो नेपाल के जो चाहे वो राणा रूलर्स हो नेपाल के, तो उन्होंने कभी नेपाल के किंग्स ने ऐसा नहीं किया कि हमारी बाउंड्री को कंटेस्ट किया हो या ऑब्जेक्शन रेज किया हो। तो आप अपने जो
जो पुराने राजा थे उन्हीं की बातों को नहीं माने। फॉर एग्जाम्पल मतलब आप उनकी बात को क्यों, वो तो कंटेस्ट कर सकते थे ना, उन्होंने तो नहीं कंटेस्ट किया, वो तो मानते थे उस चीज को। अब आप अचानक से पॉलिटिकली मोटिवेटेड होकर आपने इस तरीके का मूव ले लिया कि आपने कंटेस्ट करना शुरू कर दिया अचानक से। इंडियाज प्रेजेंट बॉर्डर्स नॉट जस्ट विद नेपाल बट विद मेनी ऑफ इट्स नेबर्स वर ड्रॉन बाय द अर्स्टवाइल ब्रिटिश रिजीम। तो ये हमारे जो बॉर्डर्स है वो हमने तो बनाए नहीं है, वो ब्रिटिशर्स ने बनाए हैं। एंड इंडिया हेरिटेड द बाउंड्री ऑफ द ब्रिटिश इंडिया, तो हम उसी बाउंड्री को लेके आगे चल रहे हैं। अब इसमें आप कंटेस्ट करना शुरू कर दोगे तो फिर तो गलत हो जाएगा ना। तो ये तो ब्रिटिशर्स ने बनाया ऑलरेडी बॉर्डर है, और ये चीज आपके पहले के रूलर्स मानते भी थे। Nepal India Technical Level Joint Boundary Working Group was set up in 1981 to resolve the boundary issues, to demarcate the international border and to manage the boundary pillars. Okay, तो नेपाल इंडिया का टेक्निकल लेवल जॉइंट बाउंड्री वर्किंग ग्रुप भी है जो कि 1981 बना था ताकि इस बॉर्डर इशू को सॉल्व कर दिया जाए। ठीक है, उन्होंने बॉर्डर्स की वो भी कर दी थी, 182 स्ट्रिप मैप्स भी बना दिए थे। लेकिन अभी क्या है, नेपाल वाला जो रीजन है वो इन पिलर्स को और इन इस स्ट्रिप्स को वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। जब तक वो साइन नहीं करेंगे तो एक्सेप्टेड नहीं रहेगा। तो ये जबकि ये डिस्प्यूट ज्यादा इजी है अकॉर्डिंग टू द ऑथर, नेपाल का डिस्प्यूट बॉर्डर जो है वो बहुत इजी है इंडिया के साथ। इससे ज्यादा टफ था हमारा बांग्लादेश के साथ जिसमें एक्सक्लेव इनक्लेव वाली दिक्कत आ रही थी। लेकिन फिर भी हमने उसके लिए उस पूरा डिस्प्यूट सॉल्व कर लिया। हमने दोनों कंट्रीज में ट्रांसफर कर दिया लैंड को, इनक्लेव एक्सक्लेव में हमने पॉपुलेशन का ट्रांसफर कर लिया। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 100 नंबर का जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था वो पास कर लिया 2015 में। और 1974 का जो इंडिया बांग्लादेश लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट था उसको पूरा हमने फॉलो कर लिया। अब ये बॉर्डर डिस्प्यूट तो बहुत इजी डिस्प्यूट होना चाहिए था, ऐसा ऑथर का कहना है। ठीक है, दैट इज मच इजियर। जवाहरलाल नेहरू ने अपने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में और ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री दोनों में नेपाल को कहा इट इज द ओनली ट्रूली इंडिपेंडेंट कंट्री ऑफ द साउथ एशिया। बहुत ज्यादा वैल्यू दी है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट के बेसिस पे अगर आप देखो या नेपाल की हमारी फ्रेंडशिप देखो तो कोई आज की नहीं है, बहुत ज्यादा कल्चरल हमारे रोटी और बेटी का कहा जाता है कि रिश्ता हमारा रोटी बेटी का रिश्ता है विद नेपाल। रोटी और बेटी का रिश्ता बोला जाता है इसको कि वी हैव अ रिलेशन ऑफ रोटी बेटी देयर। तो ये हमारा बहुत क्लोज रिलेशनशिप है एंड वही वाली बात है कि हमको बिल्कुल इस रिलेशनशिप को खराब नहीं करना चाहिए। और ओली जो है, जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर, बेसिकली हो क्या रहा है कि वो अपनी इनकॉम्पिटेंस को छुपाने के लिए, वो अपने इनकॉम्पिटेंस को छुपाने के लिए एक पर्दे के पीछे छुपना चाहते हैं। यही काला पानी डिस्प्यूट के पर्दे के पीछे वो अपने इनकॉम्पिटेंस जो उनका है या उन्होंने जो काम नहीं किया उसको छुपाना चाहते हैं। बेसिकली दैट इज द मेजर इशू। ठीक है ना, तो ये सब कुछ पॉलिटिकली रहता है। कोल्ड नेबरहुड, और ये जो इशू है बेसिकली वही नेपाल वाला इशू है। फॉर इंडिया द लिपुलेख पास हैज ऑलवेज बीन द पार्ट ऑफ रोड टू तिब्बत। लिपुलेख पास का यूज तो हमने हमेशा किया है, चाहे वो तिब्बत जाना हो या कुछ भी करना हो। ठीक है ना, एंड वाज मेंशन्ड एज वन ऑफ द बॉर्डर पासेस फॉर ट्रेड इन 1954 एग्रीमेंट विद चाइना। 1954 का जो हमने एग्रीमेंट किया था चाइना के साथ, उस समय बेसिकली हमने एक रोड यहाँ पे लिपुलेख पास वाली भी मेंशन की थी। इट वाज रीअफर्म्ड इन अनदर ट्रेड एग्रीमेंट ऑफ 2015। ओके, सिंस 1981 व्हेन चाइना रीओपन्ड द कैलाश मानसरोवर पिलग्रिमेज रिजीम route for Indians, they have also used to pass to walk into Tibet. The road built now follows the same alignment. अभी जो हमने रोड बनाई है basically it is following the same alignment of the route which was used for trade with Tibet. Okay, तो जो रूट हम ट्रेड के लिए यूज करते थे उसी का अलाइनमेंट हम फॉलो कर रहे हैं इन मेकिंग दिस रोड। जो अभी रिसेंटली रोड हमने बनाई है फॉर रिड्यूसिंग द डिस्टेंस एंड टाइम, जो टाइम है 3 दिन तक घट जाएगा फॉर द कैलाश मानसरोवर यात्रा। सो दैट इज फॉलोइंग द सेम रूट। अब नेपाल की जो डिसीजन है बेसिकली कि वो मान ही नहीं रहे हैं अगर 1816 की सुगौली ट्रीटी को, ये सब चीज, तो ये तो फिर बहुत ज्यादा बेसिकली आर्टिफिशियल मूव है, अनएक्सेप्टेबल मूव है। दैट इज द थिंग व्हिच ऑथर वांट्स टू से हियर। ओके, सो दिस वाज द एडिटोरियल्स। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस टू एडिटोरियल्स। काफी ज्यादा अच्छे एडिटोरियल्स थे, आर्टिकल्स काफी अच्छे थे। मेजर इशू ये थे कि अगर आपको शुरू में जो मैंने बताया, आज आपको डिस्प्यूट जो मैंने बताया, जो ट्रीटी मेन है सुगौली की, जो डिस्प्यूट है, जो काली रिवर का ओरिजिन बेसिकली दिक्कत पैदा कर रहा है, वो अगर आपको पता है तो आप बहुत ईजिली किसी को भी ये चीज समझा सकते हैं। अगली जो न्यूज है वो आंध्र प्रदेश लॉन्चेस रीस्टार्ट टू रिवाइव द एमएसएमई सेक्टर। अब आंध्र प्रदेश ने एक स्कीम स्टार्ट की जिसका नाम है रीस्टार्ट। ओके, दिस इज फॉर सपोर्टिंग द एमएसएमई सेक्टर इन द स्टेट। रीस्टार्ट स्कीम काहे के लिए? एमएसएमई सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए। द प्रोग्राम इज एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट 98,000 यूनिट्स। ओके, एंड दैट प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू मोर देन 10 लाख पीपल। तो याद रखिएगा, अगर आपसे कोई पूछता है कि रीस्टार्ट जो स्कीम है वो किसके लिए है, तो एमएसएमई के लिए है। कौन से स्टेट के लिए है, तो वो आंध्र प्रदेश के लिए। सो दीज आर द फैक्ट्स रिगार्डिंग दिस न्यूज आइटम। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस। तो आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है जिसके बारे में हमको जानना है, जो कि इंपॉर्टेंट है। काफी ज्यादा अच्छी न्यूज आइटम्स आते हैं। देखो, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज आइटम।
80% सक्सेस चांस फॉर ऑक्सफोर्ड ट्रायल्स। अब क्या है कि हमारे इंडिया में पुणे में एक इंस्टीट्यूट है जिसको बोलते हैं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ओके, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया क्या कर रहा है, बेसिकली इट इज वर्किंग ऑन सेवरल वैक्सीन कैंडिडेट अगेंस्ट द नोवल कोरोना वायरस। बहुत सारे वैक्सीन कैंडिडेट्स हैं जो कि वैक्सीन बनाने का काम कर रहे हैं। हमारा जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया उन सब के इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर के काम कर रहा है और बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि जो आपका ऑक्सफोर्ड वाला ट्रायल है वो 80% चांस है कि वो सफल हो जाएगा। तो हमने सीरम इंस्टीट्यूट किसके साथ पार्टनरशिप करी, तो यूएस का बायोटेक फर्म है कोडाजेनिक्स। ओके, तो कोडाजेनिक्स के साथ एक तो कोडाजेनिक्स हो गया जिसके साथ हम काम कर रहे हैं, देन यूएस का ही है नोवावैक्स ही वैक्सीन बनाने का काम कर रहा है। ऑस्ट्रिया का थीमिस कर रहा है, जो कि ये 3 पोटेंशियल मैन्युफैक्चरर्स हैं जिनके साथ हम बात कर रहे हैं, जिसके साथ हमने पार्टनरशिप की है। यूएस का कोडाजेनिक्स, देन यूएस का ही नोवावैक्स और ऑस्ट्रिया का थीमिस। अनदर कैंडिडेट इन द वर्क इज द एक्सपेरिमेंटल वैक्सीन डेवलप्ड बाय द टीम ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। ओके, ऑक्सफोर्ड के साथ हम काम कर रहे हैं और अभी बेसिकली ऑक्सफोर्ड नाउ लाइसेंस्ड टू ड्रग मेकर एस्ट्राजेनेका ड्रग मेकर जो है उसके साथ ही अभी ये ऑक्सफोर्ड का ट्रायल्स आ गए हैं। एस्ट्राजेनेका के साथ आ गए इसलिए उसका नाम भी चेंज कर दिया गया। आई थिंक कि पहले इसका जो नाम था वो चैड OX1 था। ओके, चैड OX1 था इसका नाम। नाउ इसका जो नाम है अभी जो इसका प्रेजेंट नेम है वो है AZD1222। ओके, AZD1222। तो ये याद रखेगा। और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे का है जो कि इन सब के साथ मिलकर के काम कर रहा है। एंड वही वाली बात है कि बिल्कुल मेन चीज़ है कि वैक्सीन बननी चाहिए। कौन क्रेडिट लेता है कौन नहीं लेता है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। ये ऐसा टाइम है कि इसमें पहले वैक्सीन बनना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ह्यूमैनिटी को इस जो क्राइसिस है सिचुएशन से बाहर निकालना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे मूव करते हैं। दैट UN प्रेजेस LGBTQ इनिशिएटिव। यूएन ने इंडिया के एक LGBTQ यानी कि जो लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल्स, ट्रांसजेंडर एंड क्यूअर जो कम्युनिटी है उसके लिए एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था जिसको कि बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया गया है यूएन द्वारा, बहुत ज़्यादा उसका प्रेज किया गया है। तो यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल के जो इन्वॉय हैं ऑन यूथ, दे हैव लिस्टेड मणिपुर का खुदौल प्रोजेक्ट है। मणिपुर का खुदौल है दैट इसका मतलब होता है गिफ्ट among the top 10 global initiatives for inclusive fight against the COVID-19 pandemic। ओके, तो याद रखिएगा LGBTQI इनिशिएटिव है बेसिकली ये, जो कि कोविड-19 पैंडेमिक के लिए काम कर रहा है, अभी कोविड-19 से लड़ने के लिए काम कर रहा है। तो खुदौल का जो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्रेस किया गया है यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल द्वारा, ठीक है ना। मणिपुर का है, याद रखिएगा पहली चीज़ तो मणिपुर का है खुदौल, इसका मीनिंग होता है गिफ्ट। इट्स अमंग द टॉप 10 ग्लोबल इनिशिएटिव्स फॉर एन इंक्लूसिव फाइट अगेंस्ट द कोविड-19 पैंडेमिक। अब खुदौल जो है इट्स अ क्राउड फंडिंग इनिशिएटिव ऑफ याऑल। ओके, खुदौल जो है क्राउड फंडिंग इनिशिएटिव है याऑल का। याल जो है अपना वो इम्फॉल का या आपका इम्फॉल का एक एनजीओ है। एंड द इनिशिएटिव इंटेल्स इंश्योरिंग फूड सप्लाईज एंड हेल्थी सर्विसेज फॉर LGBTQI कम्युनिटी पीपल। ओके, तो जो LGBTQI कम्युनिटी पीपल है या फिर जो लोग HIV पॉजिटिव हैं, डेली वेज अर्नर्स हैं, चिल्ड्रन एडोलसेंट्स हैं, उनको फूड सप्लाई करने का काम बेसिकली कर रहा है इन द कोविड-19 पैंडेमिक। याल याद रखिएगा इम्फॉल बेस्ड एनजीओ है। खुदौल एक क्राउड फंडिंग बेसिकली इनिशिएटिव है जो कि मणिपुर में चलता है, ठीक है ना। तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच वाज देयर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस न्यूज आइटम ऑल्सो। आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। If there is some new security law will tighten the Beijing's grip on Hong Kong। ओके, तो न्यू सिक्योरिटी लॉ अब क्या हो रहा है कि बेसिकली हांगकांग ने एक ड्राफ्ट लेजिस्लेशन बनाया है जो कि बेसिकली किसके ऊपर लागू होगा, आपका बीजिंग ने बनाया है, चाइना ने एक ड्राफ्ट लेजिस्लेशन बनाया है, सिक्योरिटी लेजिस्लेशन, जो कि आपके हांगकांग में वैलिड होगा। ओके, अब ये पहली बार है जब इस तरह से हांगकांग का जो आपका स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन यानी कि सार रीजन है, स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन बोलते हैं सार रीजन, जो कि आपका हांगकांग में ऑपरेट करता है नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे। तो उसके लिए पहली बार है जबकि चाइना इस तरह से लॉ बना रहा है। अब हो क्या रहा है, इसको हांगकांग क्यों क्रिटिसाइज कर रहा है, बिकॉज हांगकांग का ये कहना है कि 1 कंट्री 2 सिस्टम जो पॉलिसी है, 1 कंट्री 2 सिस्टम मतलब कि उसको पार्ट उसी कंट्री का है, लेकिन यहां पे हांगकांग वाले रीजन में जो एरिया है, जो सार रीजन है यानी कि जो स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है, उसको फ्रीडम थी कि वो लॉ बना सकता है, ठीक है ना।
चाइना का रिटर्न हुआ हांगकांग में 1997 में, ओके 1997 में। तो वहाँ पे ये बोला गया कि जो आपकी एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव लॉज हैं वहाँ पे आपको इंडिपेंडेंस मिलेगी। केवल और केवल आपको डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स के मैटर में चाइना इंटरफेयर कर सकता है। लेकिन अब क्या है, वहाँ के जो नॉर्मल वहाँ के एग्जीक्यूटिव मैटर्स हैं वहाँ पे भी अब चाइना लॉ बनाना शुरू कर रहा है। तो आर्टिकल 23 जो है बेसिक लॉ का, इट रिक्वायर्स हांगकांग टू पास नेशनल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन। तो नेशनल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन वहाँ के जो बेसिक लॉज के आर्टिकल 23 के अकॉर्डिंग हांगकांग पास करता है। बट अब चाइना ने क्या किया है, बेसिकली चाइना ने जो ये लॉ वहां के नेशनल सिक्योरिटी के लिए पास किया है, अब धीरे धीरे वो क्या करे, इंटरफेरेंस बढ़ा रहे हैं। और दूसरा उसमें एक प्रोविजन ये भी है कि आगे आने वाले समय में अगर कोई भी नेशनल सिक्योरिटी लॉ चाइना पास करना चाहता है तो वहां पे उनको हांगकांग की लेजिस्लेटिव काउंसिल से पूछने की जरूरत नहीं है, वो ऐसे ही कर सकते हैं, ठीक है ना। सो दैट इज द मेजर इशू जो कि हांगकांग में चल रहा है इस समय। विल एग्जिट द ओपन स्काईज ट्रीटी अनाउंसेस यूएस। तो यूएस का कहना है कि वो ओपन स्काईज ट्रीटी को छोड़ देगा, है ना। यूएस का ऐसा कहना है। अब बात समझ लेते हैं ओपन स्काईज ट्रीटी के बारे में। तो ओपन स्काईज ट्रीटी की जो साइनिंग है वो मार्च 24 1992 में स्टार्ट हुई थी। 1992 में मार्च 22 को स्टार्ट हुई थी। 2002 में ये फोर्स में आ गया, 2002 में ये फोर्स में आया था ट्रीटी, ठीक है ना। अब ये है क्या, बेसिकली मैं सिंपल सी बात बताता हूँ। एक कंट्री का दूसरी कंट्री में ट्रस्ट बढ़ाने के लिए कि वो कोई ऐसा मूव नहीं कर रहा है जो कि उस कंट्री के लिए नुकसानदायक हो, तो बहुत शॉर्ट नोटिस के लिए, मतलब बहुत शॉर्ट नोटिस दे करके, अकॉर्डिंग टू दिस ओपन स्काईज ट्रीटी, बहुत शॉर्ट नोटिस पे एक कंट्री चाहे तो अनआर्म्ड रिकॉनाइसेंस फ्लाइट कर सकती है दूसरी कंट्री की टेरिटरी में। फॉर एग्जांपल सपोज ये रशिया है, ये आपका यूएसए है, ओके। तो अगर यूएसए चाहे तो बहुत, जैसे 10 मिनट का टाइम दे दे कि 10 मिनट में हमारा एक फ्लाइट आपकी कंट्री में आएगा, और वो फ्लाइट जाएगी, और वो जो फ्लाइट रहेगी वो अनआर्म्ड रहेगी, उसमें सेंसर्स लगे रहेंगे, खूब सारे सेंसर्स भी लगाने पड़ेंगे आपको, ताकि रशिया को भी पता चले क्या कैसे है। तो वो सेंसर्स के माध्यम से एक आपको ट्रैक करेगा, आपके कंट्री में कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ तो नहीं हो रही जो उनकी नेशनल सिक्योरिटी के लिए खराब हो। तो ये सारी चीज़ें टेस्ट करने के लिए बेसिकली शॉर्ट नोटिस पे रिकॉनाइसेंस अनआर्म्ड फ्लाइट्स की जा सकती हैं, ठीक है ना। दैट इज द थिंग। ये फोर्स में 2002 में आई, और इट एस्टैब्लिशेस अ रिजीम ऑफ अनआर्म्ड एरियल ऑब्जर्वेशन। बेसिकली अनआर्म्ड एरियल ऑब्जर्वेशन के लिए है, ठीक है ना। तो अब बेसिकली यूएसए ने कहा है कि रशिया जो है उसने बहुत ज़्यादा वायलेट किया है इस ट्रीटी को, इसलिए वो इस ट्रीटी को छोड़ देगा। तो अब इसके पहले उन्होंने बहुत सारी ट्रीटी ऑलरेडी छोड़ दी, चाहे INF ट्रीटी हो 1987 की, उसको भी छोड़ने की बात वो करते हैं। तो दिस थिंग्स हैव ऑलरेडी हैपेंड, ओके। सो दैट इज इट फ्रॉम द डे फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. कीप लविंग us, keep sharing us. Thank you and have a nice day.